नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं। इनमें एक बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन कब हटेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन हटा तो जिंदगी पटरी पर कैसे आएगी, क्या नई स्ट्रेटेजी होगी, क्या उद्योग जगत की ये उम्मीदें हैं उस तेजी पर लाने की जो तेजी इस कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले थी। बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन का असर क्या हुआ है और उसके बाद किस तरह की उम्मीदें अलग अलग वर्ग से जताई जा रही हैं, खासकर उद्योग वर्ग से। लॉकडाउन के चलते जरूरी सेवाओं के अलावा हर सेक्टर पूरी तरह बंद है। देश की जनता भी घर पर रहकर इस वायरस के खत्म होने का इंतजार कर रही है। उधर कोरोना के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन अब केंद्र सरकार से लेकर हर सेक्टर से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के दुष्परिणाम का डर सताने लगा है कि किस आधार पर लॉकडाउन हटेगा और इसके बाद देश के विकास के चक्र को कैसे गति दी जाएगी। दरअसल देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान देश में आपातकालीन और जरूरी सेवाओं के अलावा लगभग सभी सेवाएं पूरी तरह बंद है। लॉकडाउन का असर कई इंडस्ट्रीज पर सीधे तौर पर भी पड़ा है, तो दैनिक कमाई पर निर्भर रहने वाले मजदूर भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉकडाउन का व्यापक असर हर सेक्टर पर दिखेगा, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही उद्योग, नौकरी, कृषि, शेयर बाजार और सरकारी खजाना भी शामिल होगा। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद देश में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या इससे कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएगा या देश फिर से पीछे चला जाएगा, आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाते हैं। लॉकडाउन का नौकरियों पर क्या असर होगा। लॉकडाउन के दौरान दैनिक वेतन पर निर्भर रहने वाले लेबर का बुरा हाल हुआ है। इस तरह के माहौल में लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में यह लेबर अपने परिवार समेत अपने मूल निवास को पलायन कर गए। इसी के साथ कुछ बड़ी कंपनियां लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपनी स्थिति काबू करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। इसके साथ ही डेली वेजेज लेबरों को भी वापस काम ढूंढने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लॉकडाउन के बाद बाजार में लेबर की मांग बढ़ने की भी संभावना है, जिसे पूरा करने के लिए अधिक लेबर की भी आवश्यकता होगी। लॉकडाउन का अलग अलग सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रीज पर प्रभाव। देश की 65 से 70% अर्थव्यवस्था असंगठित है। ऐसे में लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभाव थड़ी ठेले और ऑटो ड्राइवर जैसे लोगों पर पड़ा है। इनके लिए वापस से अपने व्यवसाय को खड़ा करना एक चुनौती होगा। लॉकडाउन के चलते होटल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक और एविएशन इंडस्ट्रीज को बुरी चोट पहुंची है। लॉकडाउन का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। लॉकडाउन का असर किसान से लेकर खाद्य पदार्थों पर भी दिखने वाला है। गेहूं की फसल कटने को तैयार है, लेकिन मजदूर और श्रमिक नहीं है। इसी के साथ लॉकडाउन के बीच किसानों को फल और सब्जी उगाने के लिए बीज की आपूर्ति बाधित है, जिससे फल और सब्जियां महंगी होने के साथ ही इनकी किल्लत भी बढ़ेगी। हालांकि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खातों में मदद राशि पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को मदद मिलेगी जिनके भूमि है। ऐसे में भूमिहीन किसान सरकार की इस मदद से अछूते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान गरीब और निचला तबका सीधे तौर पर प्रभावित है, जिसके दुष्परिणाम आने वाले दिनों में और भी दिखेंगे। दिहाड़ी मजदूर अपनी दैनिक कमाई पर भी मुख्यतः आश्रित रहते हैं। हालांकि केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी इस वर्ग की मदद की पेशकश की है, जिसमें कई राज्य सरकारों ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उनके खातों में मदद राशि भेजने का आश्वासन दिया है। कोरोना से सरकार के खजाने पर असर। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने तेजी से उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए। इस दौरान सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी बड़े पैमाने पर हुआ। इस वजह से सरकारी खजाने पर काफी दबाव बढ़ा। शायद यही वजह है कि सरकार मुफ्त मास्क वितरण जैसी अहम कदम भी नहीं उठा पा रही है। संकट के इस घड़ी में मास्क की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। अब लॉकडाउन के बाद पता चल पाएगा कि सरकार लोगों के सामने आए रोजी रोटी के संकट से कैसे निपटती है। दरअसल आरबीआई पहले ही कह चुका है कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में है
और फिलहाल वैश्विक स्तर पर कई सेक्टर मंदी के दौर में है। आरबीआई अपनी रेपो दर में कटौती करते हुए इसे 4.4% कर चुका है। आरबीआई के मुताबिक इन हालातों में सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी भी बढ़ेगी। सरकार का राहत पैकेज। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन से पड़े प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार 1.70 लाख करोड़ रुपए के तहत राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इस राशि का उपयोग गरीबों के लिए खाने का प्रबंध करने, जरूरतमंदों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने सहित अन्य जरूरी जरूरतों पर किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार का राहत पैकेज अमेरिका, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में बेहद कम है। केंद्र सरकार का राहत पैकेज देश की संशोधित जीडीपी का महज 0.83% ही है। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से जारी मदद की जरूरतों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच मदद सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। उधर लॉकडाउन के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चुनौती एक नहीं कई है। चुनौती है किसानों के सामने, चुनौती है उद्योग वर्ग के सामने। और उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग में एमएसएमई, स्मॉल और उसके अलावा बड़ी इंडस्ट्रीज, इन सभी के सामने चुनौती है। अब मजदूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो उन्हें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना के खतरे से दूर रखते हुए उनसे काम करवाया जाए। इसके अलावा अब तक जो इंडस्ट्रीज ठप पड़ी रही, उसकी वजह से वहां पर जो तकनीकी खामियां, तकनीकी व्यवधान सामने आएंगे, वो भी पता चलेंगे। उन तकनीकी दिक्कतों को दूर करना है। कच्चे माल की आपूर्ति उनको किस तरह से होगी, क्योंकि कच्चा माल बाजार से आएगा तो एक पूरी चेन है, जिस पूरी चेन को शुरू करने के लिए एक एक कड़ी को धीरे धीरे जोड़ना होगा। उसके लिए माहौल मुहैया करवाना होगा। सरकार की और प्रशासन की यही कोशिश है कि धीरे धीरे आम जिंदगी पटरी पर लौटे, व्यवसाय फिर से शुरू हों, अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ने लगे, ताकि हम दूसरी जो बड़ी चुनौतियां हैं देश की, उन सब चुनौतियों का सामना कर सकें। आपको बता दें, इस बीच राजनीति अपने चरम पर नजर आई। कई ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई ऐसा भी मुद्दा है जिस पर सभी राजनीतिक दल एक मंच पर एक सुर में आवाज उठाते हुए नजर आए, उस एक मकसद के लिए काम करते नजर आए। राजनीति को इससे दूर रखने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से इस कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है कि इसे मुद्दे की तरह देखा जाए। इस बीच आपको बता दें, वैश्विक स्तर पर स्पेन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, भारत, ये सभी देश इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जो दिक्कत कोरोना के चलते आ रही है। और इस खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर एस अग्रवाल हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त की क्या चुनौतियां चिकित्सक क्षेत्र के लिए सामने आ सकती हैं। फिलहाल अभी भी वो कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पीपीई किट, इसके अलावा टेस्टिंग किट, इन सभी के अलावा वेंटिलेटर, डॉक्टरों की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए भी क्या जरूरतें महसूस की जा रही हैं, क्या सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, चिकित्सा वर्ग इसको किस नजरिए से देखता है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर कर्मवीर सिंह जी से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दवाइयों को लेकर जो दूसरे देशों की तरफ से मांग भारत के पास आई है, उसके बीच क्या दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी, विदेश नीति हमारी इसमें कितनी सहायक या फिर आड़े आ सकती है, और विदेश नीति कितना प्रभावित होगी हमारे इन रिश्तों से, हमारे इन नए संबंधों से। इसके अलावा हमारे साथ उद्यमी अंकित लोढ़ा जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उद्यमियों से, उद्योग वर्ग के जो लोग हैं, उद्योग क्या चाहता है, उद्योग वर्ग किस तरह से सहायता सरकार से चाहता है। इसके अलावा जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी, वो भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन खोलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से फिलहाल 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लगाया गया है। और चर्चाओं के इस दौर में यह भी तय है कि फिलहाल लॉकडाउन एक साथ नहीं खुलकर चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, क्योंकि
प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यही गुजारिश की है कि एकदम से लॉकडाउन ना खोला जाए, क्योंकि इससे इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी मुश्किल से इस आंकड़े को हम दूसरे देशों के मुकाबले नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो गया तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का भी यही कहना है कि धीरे धीरे इसे खोला जाए, चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। अब ये चरण खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद क्या। बात करेंगे डॉक्टर एस अग्रवाल, वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर कर्मवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब,
अनिल अग्रवाल, एसएस अग्रवाल जी और करमवीर सिंह जी। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि कितना अब आगे आने वाले वक्त के लिए चुनौती बढ़ रही है, जबकि हमें अभी भी सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर चिकित्सकों के लिए पीपीई किट नहीं मिल पा रहे हैं, जांच की जो सुविधाएं उसके लिए जो किट होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वेंटिलेटर की जो हमारी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, आदि बीच बीच में कट रही है। जी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी कितनी बड़ी चुनौतियां चिकित्सा क्षेत्र के लिए होंगी अगर लॉकडाउन खुल जाता है जल्दी ही, तो उसके बाद? मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एक जनता के अंदर भय ज्यादा है और सावधानियां कम है। अगर पूरी सावधानी बरते और तो अपने आप ही भय का कार्य कमती हो जाएगा और अपन लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद में जो भी है उससे अपन पूर्ण रूप से जीत के बाहर निकलेंगे। मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है या जो मैं कहना चाहता हूं वो चाहता हूं कि लॉकडाउन के पश्चात भी किसी प्रकार की भी जल्दीबाजी कोई भी न करे। जो सब जज्बा अगर साथ रहेंगे और जो परेशानियां या जो दिक्कतें किसी के टाइम भी आई है वो सब पूरी हो जाएंगी। क्यों कि हम लॉकडाउन अगर मान लो कमती रहा या ढील रहा, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि लॉकडाउन एकदम से पूरा कभी भी अभी नहीं खुलेगा। लॉकडाउन फेज मैनर के अंदर होएगा और वही आवश्यक है। और अगर फेज मैनर के अंदर होता है तो सारे के सारे अपने नागरिकों को उसी प्रकार की सावधानियां रखनी है जो सावधानियां पहले रखी थी। जी। जो सावधानियां ड्यूरिंग लॉकडाउन रखी है केवल उसके अंदर कुछ सीमित अपन को छूटें मिलेंगी, लेकिन सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और चिकित्सा के अंदर जिस प्रकार की अगर ये पोस्ट लॉकडाउन के अंदर निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है और हर जो भी अस्पताल हैं या जो भी आउटडोर चल रहे हैं उनके अंदर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई उनका सबका पूरा का पूरा हमको स्टॉक या साधन रखने पड़ेंगे, जिससे कि हम सावधानी बरतते हुए अपना संपूर्ण चिकित्सा का कार्य यथाचित कर पाएंगे। मैं ये बात बता सकता हूं कि सभी चिकित्सकों के अंदर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर बिल्कुल युद्ध में जैसे तैयार होते हैं सैनिक, वैसे इस टाइम तैयार हो गए हैं। शुरू के अंदर जरूर हिचकिचाहट थी, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार से तैयार हुए हैं, लॉकडाउन के बाद के अंदर हम की ज्यादा डिफिकल्टीज आने की उम्मीद नहीं है। और पर्टिकुलरली जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने इस टाइम के अंदर अपनी करीब पूरी तैयारियां इसके लिए आवश्यक रूप से करी हैं और लगातार कर रहे हैं। लगातार उनकी सीएमईज हो रही हैं, लगातार अवेयरनेस हो रही है कि किस प्रकार से मरीजों को देखा जाए, किस प्रकार से कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाए। अग्रवाल साहब, जी अग्रवाल साहब आपके पास वापस लौटूंगा हमारे साथ। जी अपन उसको जगह के अंदर जहां भिजवाना है वहां अपन भिजवा सकते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। मेरे को इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है कि जो चिकित्सा जगत है और जो स्वास्थ्य कर्मी है या जो चिकित्सक हैं वो इससे अपने आप पूरे के पूरे अपने आप को इक्विप करके और जो चुनौती सामने है उस चुनौती को निश्चित तौर के ऊपर पूरा कर पाएंगे। जी अग्रवाल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर करमवीर सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। करमवीर सिंह जी, जो ट्रंप की तरफ से दवाई की मांग की गई थी उसके बाद इजराइल की तरफ से भी मांग की गई है, ब्रिटेन की तरफ से भी मांग की गई है, क्या लगता है आपको हमारे जो रिश्ते दूसरे देशों के साथ हैं उन देशों में प्रगाढ़ता तो ये लाएंगे? क्योंकि अगर दूसरे की तरफ से मांग की जा रही है, हम उनकी मदद करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए मददगार साबित होगी, लेकिन इस बीच आलोचना भी होती है कि हमारे ऐसे कैसे रिश्ते कि दूसरा धमकाकर हमसे दवाइयां ले लेता है लेकिन पहले हम हमारी जरूरतों को ही पूरा नहीं देख पाते। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में लड़ाई है वो ये है कि
सबसे जो मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के किसका ज्यादा सुपरमेशी है। जहां तक अमेरिका की बात है, इनफैक्ट आज के भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी कि अमेरिका की सुपरमेशी होनी चाहिए थे कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, उसका सप्लाई ना केवल वो अपने देश में कर पाता, बल्कि जो अपने अलाइज कंट्रीज हैं, उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको भी वह कर पाता, जबकि वह ऐसा नहीं कर पाया। और भारत को किस तरह से धमकी देकर के ट्रंप ने वो दवा मंगाने की कोशिश किया, और भारत ने भी बाद में हवाला दिया कि नहीं, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है, वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हम उनको सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे। और चाइना भी ये बार बार कह रहा है, चाइना हालांकि आप तैयार है कि हम आपको मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन है, वो देने को तैयार हैं। यूरोप को भी भेजा उसने, अमेरिका को भी भेजा है, और भारत को भेजने के लिए भी तैयार हो गया। क्योंकि इस समय जो जिसका सुप्रीमेशी मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन के प्रोडक्शन में है, वो ये तय करेगा कि इस दुनिया में कौन जिएगा कौन मरेगा। ऐसा सोचते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के जो पत्रकार हैं, विद्वान, उन्होंने इस तरह का लिखा है। जैसा आपने रिश्तों की बात की, क्योंकि ये नैरो नेशनलिज्म सबका सामने अब आ जाता है, जबकि चाहिए ये कि पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये महामारी किसी एक देश तक सीमित नहीं है, ये किसी का बॉर्डर नहीं जानती है, ये बॉर्डर लेस है, किसी भी कंट्री में है ये, और लगभग 200 के आसपास देशों में ये इसका जो प्रसार है वो अब तक हो चुका है। चाहिए ये कि विश्व बिरादरी के देशों को मिलकर के इसका वैक्सीन निकाला हो, चाहे एक दूसरे को मेडिकल इक्विपमेंट्स का, मेडिसिन का सप्लाई करना हो, तो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, उसकी जरूरत है। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस तरह की सहयोग की अपेक्षा है, ना कि संकीर्ण राष्ट्रवाद की, कि नहीं हमें सिर्फ अपने देश की चिंता करनी है, हमारे भविष्य की करना है, दूसरों का हमें नहीं देखना। क्योंकि ये तय करेगा इस महामारी के बाद वर्ल्ड ऑर्डर है वो दोबारा से जो है एक रिस्ट्रक्चर होगा, मुझे लगता है। और अमेरिका की जो सुपरमेशी रही है वो अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि किसी एक कंट्री की सुपरमेशी यहाँ नहीं चलेगी। अमेरिका की आज हालत ये है कि पर डे 30,000 पॉजिटिव केसेस वहां पर आ रहे हैं, और पर डे 2,000 के लगभग लोग हैं वो मर रहे हैं। तो ये रेशियो है, पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख लोग हैं वो मर चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत अमेरिका और उसके जो अलाइज कंट्रीज हैं उनकी है। ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर ना खुद को बचा सका, ना ही अपने जो गठबंधन सदस्य देश थे ना उनको बचा पाया, ना यूरोप के देशों की कोई मदद कर पाया, और एशिया के देश तो खुद ही अपने बलबूते इसके ऊपर लड़ रहे हैं। जी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत ही मेजर चेंजेस है वो आने वाले हैं। जी बिल्कुल करमवीर जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी भी हमारे साथ आप बने रहिए, करमवीर जी भी आप भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ उद्यमी हैं अंकित लोढ़ा जी, और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप जाइएगा कहीं नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खास खबर में। हम बात कर रहे हैं कोरोना के चलते जो भी समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ रहा है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग डिमांड है। कोरोना के बाद क्या, अगर ये लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद क्या, और किस तरह से हालात पटरी पर आएंगे, हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी, वरिष्ठ चिकित्सक और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उद्यमी अंकित लोढ़ा जी और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, आपसे इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो हमारे व्यापार वर्ग को पड़ा है। जब भी ये लॉकडाउन हटता है, क्या लगता है आपको, हमारी उद्योग की जो कमर टूट चुकी है उस कमर को वापस मजबूती देने के लिए, उसको एक सपोर्ट देने के लिए लॉकडाउन किस तरीके से हटाया जाए, और क्या क्या आपको सहूलियतें ये ऐसी महसूस होती हैं कि सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाए उद्योग जगत को? देखिए प्रभात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो वायरस है जी, इसका असर पूरी दुनिया में है, और चाइना जहां से शुरू हुआ वो ना केवल ये वायरस वहां से फैला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से दुनिया का शायद ऐसा कोई मुल्क होगा जो इंपोर्ट नहीं करता हो जी। वहां एक्सपोर्ट में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट भेज रहे हो। जो इंपोर्ट जो करते हैं वहां से, और ये दिसंबर नवंबर लास्ट से बताया जा रहा है वायरस किस माध्यम से कहां कब पहुंचा, और अभी तक की जो हिस्ट्री है, हालांकि डॉक्टर साहब एस.एस. अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं,
ये कोई दावे के साथ में नहीं कह सकता है कि जी अंकित जी आपके पास लौटना चाहूंगा। अंकित जी आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी अंकित जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रभात कुछ कह रहे हैं आप? अंकित जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए अंकित जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी योगेंद्र जी अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे साथ डॉक्टर कर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस एस अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्मवीर जी एक सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूं, फिर उसके बाद योगेंद्र जी आपसे सवाल करेंगे। जो हम जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों से हमारे जो रिश्ते हैं, या फिर हम सार्क की बात करें या फिर दूसरे संगठनों की बात करें, अब भारत की स्थिति कितनी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो आस भरी नजरों से, चाहे दवाई के मामले में हो या सपोर्ट के मामले में हो, भारत की तरफ देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे छोटे देश, खास तौर पे जो दक्षिणी एशिया के देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बहुत ही कम टेस्टिंग अभी तक हो पाया है, और श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, इन छोटे छोटे देशों में टेस्टिंग नहीं होने की वजह से केसेस की संख्या कम है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा है। दूसरा जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, जिसे हम अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानते हैं, तो ये छोटे छोटे एशिया के देश जो भारत जैसे देश की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने में एक बड़ी शक्ति है, वो भारत को माना जाता है। तो ये देश चाहते हैं कि भारत इनको मदद करे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है जो चाहता है कि भारत या तो सहयोग करे, अगर सहयोग नहीं करेगा तो हमसे भी वैसी ही प्रतिक्रिया की आप उम्मीद करें, यानी कि धमकी देकर के तब सहयोग प्राप्त करना, जबरदस्ती सहयोग प्राप्त करना। और ऐसा जो अमेरिका के न्यूज़पेपर हैं वो भी बार बार, वाशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहे हैं कि अमेरिका धमकी देकर के मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उनको स्नैच करना चाहता है, छीनना चाहता है दूसरे देशों से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अमेरिका जैसी सुपर पावर है वो अपने अलाइज कंट्रीज को भी मदद करे और खुद की भी मदद करे। ऐसे इस मामले में भारत जो है, भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर के ऊपर कहा है, जितनी भारत की क्षमता है उतना हम अपने पड़ोसी देशों को, मित्र देशों को, और जो भी नीडी कंट्रीज हैं उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो एक आश्वासन भारतीय प्रधानमंत्री ने कम से कम यहाँ पर दिया है, एक बड़ा दिल दिखाते हुए। और भारतीय संस्कृति की भी ये पहचान है कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि सब देशों की मदद की जाए, और एक व्यापक सहयोग जो है वो सभी देशों में एक होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन है वो होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत भारत से प्रधानमंत्री ने दिया है। करमवीर जी मेरा सवाल है, प्रभात एक करमवीर जी से मेरा सवाल होगा। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका का आपने जिक्र किया है अभी, और सबसे बड़ी जो बात निकल करके आ रही है, मैं पहली मरतबा ऐसा देखता हूँ, मैंने पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों की हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें एक बात सामने आई है कि आफ्टर वॉर एक दूसरे की मदद की गई है, दुनिया के कंट्री निकल करके आ रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो वॉर है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पहले मेरा खुद का अपना मैं देखूं, हर जो मुल्क है वो अपनी जिद में जकड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आफ्टर कोरोना कुछ इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि एक दूसरे के रिश्तों का रिव्यू होगा। चलिए ट्रंप ने तो अपनी धमकी भरे अंदाज में बड़प्पन समझिए भारत का उस तरह से ले लिया, हालांकि हम जो दवाइयां दे भी देंगे उनको, तो केवल उन पे डिपेंड नहीं है, हमारे पास में स्टॉक है। बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट करना चाहूंगा यहाँ के साइंटिस्ट और जो मेडिसिन को लेकर के काम कर रहे हैं। तो माना जाए कि जो रिश्ते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, उनका रिव्यू होगा, देखेंगे कि हाँ अगली विचारधारा क्या रहेगी, क्योंकि अभी सब एक दूसरे के दोस्ती तो दूर है, खुद के रिश्ते निभा ले हैं अपने जो फेडरल सिस्टम है उससे, स्टेट से ही, वही बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, बहुत सही बात आपने कही। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बाद जो भी इकोनॉमी जिस देशों की बर्बाद हुई थी, उनको ठीक करने के लिए कई तरह की प्लान जो है अमेरिका, यूरोप, दूसरे देशों ने चलाया, उनको मदद की गई। लेकिन इस कोरोना की जो प्रॉब्लम है, इसके समय में हर देश चाहता है कि पहले मैं अपने नागरिकों की रक्षा करूं, पहले मैं अपनी रक्षा करूं, उसके बाद दूसरों की सोची जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति है वो इन देशों में आ गई है। तो इस महामारी की ये जो समस्या है, इसके समाप्त होने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व व्यवस्था की जो संरचना है वो दोबारा उसमें फेरबदल होगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अमेरिका की सुपरमेशी अब लॉन्ग टाइम तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये इस महामारी ने साबित कर दिया है कि
अमेरिका जो है अच्छे जेट बना सकता है, अच्छे आईपैड बना सकता है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, मेडिसिन की बात हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की बात हो, उसमें अमेरिका जो है वो एक बड़ी महाशक्ति नहीं है। वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो तो दूसरों की कहाँ रक्षा कर पाएंगे। तो चीन की तरफ से बार बार ये आवाज उठ रही है कि देखिए हमको अमेरिका को दूसरे देशों का अपना ईगो छोड़ करके हमारा मॉडल अपनाना चाहिए और हम दूसरे देशों को मदद करने को तैयार हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनको मदद करने को तैयार है। और अमेरिका उनको ये बता रहा है, सिंगापुर जैसे देश को, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस को ये अमेरिका, ये चाइना बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए संकट के समय आपका दोस्त अमेरिका आपकी मदद करने नहीं आया, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय सरकार ने ये जो आश्वासन दिया है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार सब देशों की मदद करने को तैयार हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। और ये छोटे छोटे देश जो उनको ज्यादा जरूरत है इस तरह की, जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वो भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस महामारी की समस्या समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया के देश जो है मिलकर के एक जॉइंट कोलैबोरेशन है वो ज्यादा बढ़ेगा, और इस बात पर विचार किया जाएगा कि एक जो देश जिसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, पॉलिटिकली जो एक सुपर पावर है, वो रियल में सुपर पावर नहीं है, क्योंकि मिलिट्री सुपर पावर जो है अब सुपर पावर नहीं बचा। अब सुपर पावर कौन है कि जो अच्छी मेडिसिन कौन डेवलप कर पाएगा, वैक्सीन कौन डेवलप कर पाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट है वो बड़ी संख्या में कौन प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ये चीज डिसाइड करेगी कि इस दुनिया में अब कौन जिएगा और कौन मरेगा। करमवीर जी, करमवीर जी, आपके पास एक सवाल के पास साथ वापस लौटूंगा। हमारे साथ अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अग्रवाल साहब, मेरे एक सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगा। एक बार अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, जिस उद्योग वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जिसकी पीठ अभी थोड़ा सा झुक गई है, कमर थोड़ी सी टूट गई है, क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से किस तरह की सहूलियतें आपको महसूस होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से एक तो फंड जारी किया जाए जो वर्कर्स हमारे बेसिकली हैंडीक्राफ्ट, मैं ज्वेलरी बनाता हूँ और मेरी फैक्ट्री सीतापुरा के अंदर है, तो वी हैव लॉट ऑफ हैंडवर्क कारीगर्स जो हमारे साथ काम करते हैं और जो बेसिकली ऑन वर्क वेजेस पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जॉब वर्क के अंदर जुड़े हुए हैं। अभी हमारे पास उनको कोई काम देने को नहीं है, तो सरकार जो इस तरीके के जो कारीगर हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करे किसी भी रूप के अंदर, चाहे डायरेक्ट उनके खाते में कोई पैसा डलवाए, चाहे हमारे को कंपनी को सपोर्ट करे। बिकॉज ये जो अगर ये कारीगर अगर अभी हमने सपोर्ट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा इनफ्लो ऑफ कारीगर जो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर है वो किसी और क्षेत्र के अंदर डाइवर्ट हो सकता है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि भारत में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इज अ वेरी बिग रोल और बहुत बड़े हम जीडीपी को सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इंडस्ट्री जो भी कारीगर जुड़े हुए हैं डेली वेजेस के अंदर उनको सपोर्ट करे। हम तो हमारे लेवल पर सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं भी सरकार सपोर्ट कर सकती है, तो देन वेरी गुड। प्लस हमारी इंडस्ट्री वैसे ही बहुत प्रोएक्टिव है और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने 2008 की मंदी देखी है और उस जमाने के अंदर मैंने देखा था 6 महीने हमारे पास कुछ काम नहीं था और 6 महीने बाद जब हमारे पास काम आया तो इतना ही काम आया कि मतलब 6 महीने तक हमने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। तो मैं आज भी इस बार इतना ही उम्मीद करता हूं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे पास इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इतना काम होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमको दिन रात भी देखने को ना मिलेगा। जी अग्रवाल साहब, आप एक कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे, मैं एक सवाल सिर्फ इसमें जोड़ना चाहूंगा अग्रवाल साहब। जी अग्रवाल साहब, मेडिकल टूरिज्म इसकी बहुत संभावनाएं भारत में देखी जाती हैं। आज ये जो दौर है उसमें मेडिकल क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूसरे देश हैं, वो मेडिकल के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। आने वाला दौर इस मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से क्या आपको लगता है कि एक स्वर्णिम युग के तौर पर सामने आएगा? ठीक है, मैं इसका भी जवाब अभी दूंगा। पहले तो मैं बताऊं कि सबसे पहले कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सुप्रीमेसी और लीडरशिप 16 मार्च को सार्क देशों की एक मीटिंग करके, अपने आसपास के सभी देशों की मीटिंग करके सबसे पहले कोविड का एक कंबाइन फंड क्रिएट किया, जिससे कि हम सभी के अंदर जिस प्रकार का वसुधैव कुटुंबकम होता है उसके अनुसार हम सभी देशों के जो हमारे पड़ोस में है उनके अंदर हम आपस में किस प्रकार से कोऑपरेशन करें। ठीक है। दूसरी बात, आज किसी भी देश के जो संबंध होते हैं वो रिश्ते अपने देश की आवश्यकताएं और देश के हित के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी भी
देश के जो दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो रिश्ते परमानेंट नहीं, अपने देश के हित के अनुसार बनते रहते हैं। हमने जो दवाइयों के ऊपर रोक लगाई थी वो शुरू के अंदर इसीलिए लगाई थी कि कोई भी देश किसी भी प्रकार से अपनी आवश्यकता या बिना कहे ही वो चाहे जितनी दवा यहां से ले जाए, इसलिए हमने देश के अंदर इस प्रकार की, आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर रोक लगा दी थी कि जिससे कि ये दवाई नहीं जाए। अब हम जुडिशियसली जिन देशों को जितनी आवश्यकता है उसमें हम किसको प्राथमिकता देते हुए वो रियल में आवश्यकता है या कैसे है उसके अनुसार हम उनको देंगे। मैं इस बात के ऊपर आपको बता देना चाहता हूं। रही बात यह है कि आज जनता के अंदर भय ज्यादा है और सावधानियां कमती हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि सावधानी पूरी हो और भय कम से कम रहे। अगर हम पूरी की पूरी सावधानियां रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हम कोरोना से बचे रहेंगे। आज मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जहां भी जिस जगह कोरोना के संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उसका बहुत सख्ती से लॉकडाउन होना चाहिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, आज जिस प्रकार से पूरे के पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से हमने या जो स्वास्थ्य कर्मी और जो जज्बा जो दिखा रहे हैं और लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर हर मेडिकल के लिए संपूर्ण इलाज के साथ साथ हर बीमारी का और इसके लिए भी पूर्ण रूप से इक्विप है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पोस्ट कोरोना यह एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म के लिए जी भारतवर्ष एक यानी सबकी पसंदीदा जगह जी हो सकती है जी। और इसके अंदर किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। अग्रवाल साहब, समय कम है, कुछ हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद अंकित जी की बात सुनेंगे। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अक्सर ये बात आती है कि कोरोना की अभी जो लड़ाई है, अभी हम लॉकडाउन है, कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है, कुछ लोगों को आइसोलेट किया गया है। ये आफ्टर कोरोना ये जो पीरियड है, इसके बाद में कुछ हम ये मान के चलें कि किसी तरह का डर होना चाहिए, डरना चाहिए लोगों को? क्योंकि जब मुझे अच्छे से ध्यान है, स्वाइन फ्लू जब आया था शुरू में तो बहुत एक खौफ था। उसके बाद अगर स्वाइन फ्लू किसी के हो भी जाता है तो पेशेंट ही नहीं डरता, खुद भी नहीं डरता। तो कुछ ऐसी स्थितियां बन पाएंगी कोरोना की भी कि कोरोना हम डिफरेंट वायरस मान के चले अभी, कि जिसकी वजह से हम डरना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल है। फिर मैं वो बात दोहराना चाहता हूं कि हमको अभी पूरी सावधानियां रखेंगे तो डरना तो अपन को है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्वाइन फ्लू से ये सब क्लिनिकल इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप होती चली जाती है, और जब सब क्लिनिकल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसके बाद के अंदर जो ससेप्टिबल लोग बाग होते हैं या जो इम्यूनो कंप्रेसिव इम्यून जो होंगे, जो लोग बाग होंगे कंप्रोमाइज, उन्हीं के अंदर वो बीमारी आएगी, बाकी औरों के अंदर वो बीमारी नहीं आएगी। और सब तरह की रिसर्च चल रही है, और आज भारतवर्ष के अंदर भी जो ICMR और जो अन्य संस्थाएं, अपनी जो संस्थाएं जो है वो जो काम कर रही हैं, मैं निश्चित तौर के ऊपर कह सकता हूं कि हम इसके लिए इस प्रकार की वैक्सीन भी बनाने के अंदर सक्षम हो जाएंगे कि आगे हमको कोरोना का भय नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। FDA ने शायद इसीलिए अपना प्रतिबंध हटाया है। जी योगेंद्र जी, शुभकामनाएं दूंगा। प्रभात, एक मेरा छोटा सा सवाल अंकित से भी है। अंकित, दो बातें आपने, दो बात का जिक्र किया कि एक जब 2008 में काफी डाउन था मार्केट, उस वक्त के बाद में भी काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने काम किया। यहाँ दो बातें हैं को लेकर के, के स्तर पे एक तो भरोसा जो टूट रहा है वो, और ऐसी लड़ाई में चाहिए एक तो प्लेटफॉर्म जिसको लेकर के हम भविष्य को आश्वस्त कर सके कि हम वापस पटरी पर लौटेंगे। उसका मतलब है कि आपका भरोसा बना हुआ है, और दूसरा होता है भरोसा। यहाँ क्या माना जाए कि भरोसा टूट रहा है कि भरोसा बना हुआ है कि कोई नहीं, 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे
लेकिन हम वापस पटरी पर लौटे, क्या माना जाए इस हालात को? सर मेरे को क्या लगता है, डॉक्टर साहब भी मेरी बात पे सहमत होंगे, आदमी को बीमारी नहीं मारती, बीमारी का डर ज्यादा मारता है। बिजनेसमैन को भी सेम ही चीज है, बिजनेसमैन का डर ज्यादा मारेगा बजाय इसके कि बिजनेस तो आदमी ऊंच नीच चली रहती है। मतलब आज आप 2008 से लेके देखेंगे तो 12 साल आज बिजनेसमैन ने कमाया है। अगर एक साल के अंदर अगर वो आधा भी हो गया, मान लो 3 महीने अगर उसने कम भी काम कर लिया, कम कमा भी लिया, तो बाकी 9 महीने भी तो बचे हैं। डिमांड कहीं चली थोड़ी जाएगी। आदमी खाना भी उतना ही खाएगा, शादी में उतना ही खर्च करेगा, आदमी बाहर भी उतना ही घूमेगा। किसी हो सकता है टेम्परेरी पीरियड के अंदर कुछ आदतें बदल जाएंगी, कुछ चीजें बदल जाएंगी, बट देन अगेन द वे ऑफ लिविंग लाइफ विल नॉट चेंज। और ह्यूमन बिहेवियर एक रबर की तरह है, अगर वो खींचोगे तो खींच तो जाएगा, बट वो वापस अपनी पोजीशन ले लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना एक एपिसोड हुआ है, इसमें जो अच्छी बात हुई है कि नेचर इज हीलिंग देमसेल्व्स। तो नेचर अपने आप को हील कर रहा है। जिस दिन नेचर अपने आप को हील कर लेगा ना, उस दिन हम बिजनेसमैन या ऑल ओवर सब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम वापस से अपनी वही नॉर्मल जिंदगी में रूटीन पे आ जाएंगे। मेरा ये कहना है कि बिजनेसमैन आज भी अपने डर से अगर डरेगा तो वो मरेगा। अगर वो हिम्मत से खड़ा है तो मैं ये कह सकता हूं, अभी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 महीने बाद इतना काम आएगा कि दिन और रात एक करनी पड़ेगी। जी अंकित, आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं तो क्लैपिंग ही कर सकता हूँ। रियली आप भी वॉरियर हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्मीद भरी बातें आपने कही। करबीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम रूस की बात करें या फिर हम चाइना की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, अब इसमें 2 देश और मैं अगर जोड़ लूं, ब्रिटेन और स्वीडन को जोड़ लेता हूं, जिस तरह की डिमांड इन दोनों देशों ने की है, अब इन खास मुल्कों से हमारे रिश्ते क्या उम्मीद की रोशनी नहीं दिखाते हुए नजर आते हैं? इन देशों से हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इन देशों से हमारे जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, रूस और अमेरिका दोनों अपने धुर विरोधी हैं, लेकिन हमारे दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। इन सब पूरे सिनेरियो को अगर हम सामने रखें तो लॉकडाउन खुलने के बाद या पूरे वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन हटने के बाद भारत अपने आप को कहां देखता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जिसको एशिया पैसिफिक क्षेत्र भी पहले कहा जाता है, इंडो पैसिफिक सबसे पहले अमेरिका ने कहना शुरू किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये माना जा रहा था कि भारत और अमेरिका बहुत ही मजबूत रणनीतिक सामरिक साझेदार बनकर उभर रहे हैं, और ऐसे में चाइना जो है वो रूस की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की विश्व व्यवस्था देखने को मिल रही थी हमारे पड़ोस में, क्षेत्र में। लेकिन इस महामारी के बाद आने वाले समय में, क्योंकि भारत चाहेगा तो इस समय चीन जो है वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है बजाय अमेरिका के। अमेरिका खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है, खुद की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। रोज 30,000 लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डेली 2,000 लोगों का मरने का एवरेज वहां पर है। लेकिन चीन, जहां पर वुहान से यहाँ शुरुआत हुई, वहां पर अब नॉर्मल सिचुएशन काफी हद तक हो चुकी है। और चाइना ये ऑफर कर रहा है, भारत को भी ऑफर किया, यूरोपियन देशों को ऑफर किया, अमेरिका को ऑफर किया, और अपने पड़ोसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी ऑफर किया कि हम आपको मास्क हो, सैनिटाइजर हो, मेडिसिन हो, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, वो उसका सप्लाई करने को तैयार हैं और उसका ज्यादा चार्ज भी आपसे नहीं करेंगे। सो ऐसे में भारत को भी ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अमेरिका के सहारे हम अब एक कोई सामरिक लड़ाई हो, अगर जेट से कोई लड़ाई हो, कोई मिलिट्री वारफेयर है, तो उसमें तो आप अमेरिका का सहयोग आपको मिले तो अच्छी बात है। लेकिन कोरोना जैसी समस्या में ऐसे देश भी काम आएंगे जो अमेरिका की तुलना में उतने मिलिटरली पावरफुल नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को रूस और चाइना दोनों के साथ भी और ज्यादा सहयोग है वो मजबूत करने की जरूरत है। दक्षिण पूर्व एशिया जो आज भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में भारत है वो उनके आसियान देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाएगा। सार्क कंट्रीज के साथ भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जी करमवीर जी, योगेन जी का एक सवाल है, समय 1 मिनट का बचा है, हमारे पास समय बहुत कम है। जी योगेन जी, आपका सवाल। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल करमवीर जी से ये होगा कि यूएस में नवंबर में इलेक्शन है करमवीर जी वहां पे, तो कोरोना का कुछ इंपैक्ट होगा? क्योंकि मोदी साहब एक बार कह भी चुके हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या देखा जाए वहां का नजरिया? क्योंकि नाराजगी काफी, मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था, 54% पीपल्स अभी भी वहां पे जो है वो ट्रंप साहब से काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये कोरोना का जो स्ट्रेटेजी उनकी रही है वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो रणनीति रही है उसको काफी फेल्योर मान के चल रहे हैं। तो कुछ असर पड़ेगा इलेक्शन पे इसका?
जी बिल्कुल योगेंद्र जी, अमेरिका का जो अपोजिशन है वो इस समय फ्रंट पे है और बार बार अमेरिका का मीडिया और अमेरिकन जो विपक्ष है वो इस ट्रम्प की बार बार आलोचना कर रहा है कि आप हमेशा डेली तो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, मीडिया में तो आप हमेशा छाए रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए ताकि जनता में जागरूकता है वो फैला सके और जनता को आश्वस्त कर सके। आज हमें पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, आज हमें मेडिकल सपोर्ट की, इक्विपमेंट्स की, इनकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसे में भी ट्रम्प है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे अमेरिका में उसमें ये मुद्दा बनने वाला है कि ट्रम्प की जो रणनीति है, उनकी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी, वो पूरी तरह से फेल रही है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, सबसे ज्यादा मरने वाले जो है संख्या में, क्योंकि 2000 प्रतिदिन वहां पर मर रहे हैं। जी बिल्कुल करमवीर जी, देखिए सरकार है उसकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा। बिल्कुल करमवीर जी, समय बहुत कम है लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल बहुत मुद्दे की बात कही, आप सभी ने जो बात कही सबका लबोलुबाव यही निकलकर सामने आता है कि अब हमें इस चुनौती से बाहर निकलना है, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये पंक्तियां आपने सुनी है, यही वो दौर है जब हमें पता चलेगा कि हम दूसरे देशों के साथ किस तरह से वापस आगे बढ़ते हैं। हम अलग अलग वर्ग के लोग, उद्योग वर्ग मेडिकल को कितना सपोर्ट करता है, मेडिकल उद्योग वर्ग को कितना सपोर्ट करता है और इन सबको सरकारें कितना सपोर्ट करती हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि हम इस कोरोना के कहर से कैसे उबर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में आज इस खास मुद्दे के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।